हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशी सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे CHSL 2020 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व और पेपर नंबर 21 आज सॉल्व करने वाले हैं। ये पूछा गया था 5 अगस्त की थर्ड शिफ्ट को। इसके पहले जितने भी हमने 20 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस करे हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं सो SSC CHSL 2020 इंग्लिश पेपर या फिर SSC CGL का अगर आप देखना चाहते हो इंग्लिश या मैथ्स का, तो आप वो सारे के सारे लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के देख सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेक श्योर कि आप अपना नोटबुक लेकर के साथ में बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल या इंपॉर्टेंट वोकैब मिले आप उसको अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एज यू कैन सी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है PQRS पजल्ड सेंटेंसेस या फिर आप इसको जम्बल्ड सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया है, आप फर्स्ट लेटर को चेक करिए, जैसे B, D, A, D। इसका मतलब इन तीनों में से किसी एक सेंटेंस से पैराग्राफ की स्टार्टिंग होगी। सो पढ़ना शुरू करते हैं A, D और B को। सो A में लिखा हुआ है द अदर वॉज। द अदर वॉज से सेंटेंस की शुरू नहीं कर सकते, उसके पहले किसी न किसी की बात की जा चुकी होगी। अच्छा, अब देखिए, बट वन मैन हैड ए हैंडसम प्रेजेंस विद अ बोल्ड एंड फ्रैंक लुक। सो यहाँ वन मैन की बात हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बट द मोस्ट, यहाँ लिखा हुआ है द टू मैन। सो आप इस बात को समझेंगे कि जब जो बी है उसमें वन मैन की बात की जा रही है, तो इसके बाद जो भी आएगा उसमें दूसरे मैन की बात की जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है द अदर, यानी बी के बाद ए आना चाहिए। सो बी के बाद ए किस में है? फर्स्ट वाले में है, इसमें है, तो ये कैंसल और ये कैंसल। अब बी से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, ये बात हमने सीख लिया था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही द अदर लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। सो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, बस आपको इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी स्पीड अच्छी है, आपको लग रहा है कि आपके पास और टाइम है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, द टू मैन हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम डैनवर वर एन ऑड पेयर। जो दो लोग ट्रेन से चढ़े थे डैनवर में, वो एक ऑड पेयर थे। सो यहाँ पे अब देखिए डी के बाद लिखा हुआ है पहला आदमी के बारे में, फिर दूसरा आदमी के बारे में, और सबसे लास्ट में बता दिया है कि लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज थी उनके बारे में, देवर हैंडकफ्ड टुगेदर, मतलब उनको हथकड़ियों से बांधा हुआ था एक साथ। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे जब भी आप PQRS सॉल्व करेंगे तो आप पूरा पढ़ने की बजाय ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अडेप्ट, जिसका आपको सिनोनियम बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर करिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि इसका क्या आंसर है आपके हिसाब से। यहाँ पे 3 अडेप्ट होते हैं, ADAPT, ADOPT, ADEPT। सो अडेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, जिसका मतलब होता है स्किल्ड। अडेप्ट इन भी लग जाता है इसके बाद प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज में स्किल्ड होना। सो इसका सिनोनियम क्या हो गया? स्किल्ड। अब यहाँ पे जो दो अडेप्ट और अडेप्ट हैं, एक तो है ADOPT, ये आप सभी को पता होगा, गोद लेना, है ना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने एक पुत्र को गोद लिया था। सो ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक बचा हुआ है ADAPT, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपके लिए। एग्जाम में अगर कोई फिल इन द ब्लैंक दे देगा ना, तीनों अडेप्ट दे देगा या क्लोज टेस्ट में, फिर बताते रहिएगा जो मेन होगा आंसर। सो ये तभी आप कर पाएंगे जब प्रॉपर नॉलेज होगी आपको। अगेन वी हैव PQRS क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं ACBD। अब ये सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना होता है कि स्टार्टिंग किससे होगी और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्लियर दे हैड टू लुक थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मग शॉट्स। अच्छा, बी में क्या लिखा हुआ है? दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो बी से शुरू तो नहीं हो सकता है ना, क्या सेव करता है? अ लॉट ऑफ टाइम हमें नहीं पता। आगे लिखा हुआ है नाउ कंप्यूटर्स मेक दिस ईजियर फॉर विटनेस। सो कंप्यूटर ने ईजियर बना दिया है, तो हमें ये भी नहीं पता कि किसको ईजियर बनाया है। सो सी वाला भी कट गया। डी में लिखा हुआ है आफ्टर ए क्राइम विटनेस ऑफन गिव
द पुलिस अ डिस्क्रिप्शन एंड दस हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, कि जब भी क्राइम होता है तो उसके बाद वहाँ के जो विटनेस होते हैं, जिसने देखा होता है उसको, वो पुलिस को डिस्क्रिप्शन देता है, जिससे कि आइडेंटिफाई करना आसान होता है क्रिमिनल को। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लियर दे हैड टू टुक थ्रू हंड्रेड्स ऑफ। सो किसके बारे में बात किया जा रहा है ये भी नहीं पता। सो एक कट गया, हमें यहाँ से पता चल गया था कि आफ्टर ए क्राइम, कि यहाँ पे उस चीज की बात की जा रही है, क्राइम के बाद क्या होता है। सो इसके बाद बोला गया था कि शुरू में पहले उनको क्या होता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ मग शॉट्स इन लार्ज बुक एंड दे कुड मेक अ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ओनली इन 5% ऑफ द केसेस, सिर्फ 5% में ही उनको प्रॉपर नॉलेज मिल पाती थी। लेकिन अब बता दिया है कि नाउ कंप्यूटर्स मेक दिस इजियर फॉर विटनेस बाय प्रोजेक्टिंग ओनली पिक्चर्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शंस क्लोजली। आप लोगों ने सीआईडी अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि वो पिक्चर काफ़ी सारे रख देते थे, जिससे क्या होता था कि 100 प्रकार की नाक, इससे क्या होता था कि थोड़ा इजी पड़ जाता था। सो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला है हमारा, आपको मीनिंग बताना है इडियमेटिक एक्सप्रेशन का, और एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, टू पोक इन वंस नोज। अब टू पोक इन वंस नोज का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, टांग अड़ाना। अगर आप इसका पॉज करके आंसर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करिए सारे क्वेश्चंस का। अगर कोई आंसर आपका गलत हो गया सो आपको मैं उसमें बता भी दूंगा कि आपका ये आंसर गलत है। टू पोक वंस नोज इन टू, यानी कि अपना किसी में इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना। सो फर्स्ट वन, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, दूसरों की अफेयर्स में दिलचस्पी दिखाने का प्रयास करना। सो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, सारे ऑप्शंस को पॉज कर करके आप आंसर करिए खुद से। वन वर्ड किसका बताना है आपको, वन हु प्रिटेंड्स मतलब दिखावा करना, टू बी व्हाट, ही इज नॉट, जो वो नहीं है उस चीज का दिखावा करना क्या कहलाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा, पॉज करके बताइए क्या आंसर होगा, फेनेटिक, स्टोइक, हिपोक्रेटिक या ऑप्टिमिस्टिक। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टोइक का मतलब होता है तटस्थ, जिसको ना दर्द ना ही जिसको पेन हो ना ही खुशी हो। फेनेटिक मतलब कट्टर, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। हिपोक्रेट का मतलब होता है ना पाखंडी, भेष बदल के जो काम करते हैं। सो ये आपका राइट आंसर है। अगला है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्पाइट देयर, यानी बावजूद उनके, किस चीज के बावजूद। आगे पढ़ते हैं, इम्पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। इम्पर्सनल का मतलब होता है एक तरीके से, अभी हमने एक वर्ड किया था ना स्टोइक, ना ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा दुख, उसी टाइप का ये वर्ड है उदासीन। उदासीन मतलब जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो कई ऐसे रूल्स भी होते हैं जो इम्पर्सनल होते हैं, जो ये नहीं देखते कि क्या मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा, मतलब अच्छा बुरा नहीं, मतलब इससे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा किसी पे, अच्छा या बुरा। जो रूल है वो रूल है, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, राइट। सो उस वे में इम्पर्सनल रूल्स, ये बोल रहा है कि ऐसे भी कुछ रूल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लार्ज बड़े सिस्टम में, क्योंकि कई बार हमको जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो लेने पड़ते हैं। सो यहाँ पर बात कर रहा है एक्शन लेने की, पॉजिटिविटी की। और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो यहाँ पे जो मीनिंग होना चाहिए ये थोड़ा इसका अपोजिट होना चाहिए। हमने सेंटेंस को समझ लिया, नाउ इट्स टाइम टू रैकन दी ऑप्शंस को थोड़ा समझने की जरूरत है। एडवांटेजियस, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, सपोर्ट। यहाँ पे ना थोड़ा ऐसा बोल रहा है कि भाई जरूरी है, चाहे ये रूल देखने में अच्छा लगे या ना लगे। सो एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और सपोर्ट तो आप कट कर देंगे ना। सो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेशंस। कह रहा है कि कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद हमें ऐसे इम्पर्सनल रूल्स की जरूरत होती है लार्जर सिस्टम में। सो ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी जो ये अंडरलाइंड पार्ट है इसका सेंटेंस जो है आपको इस वाले पार्ट को इंप्रूव करके बताना है कि सही क्या होगा। पढ़ते हैं, लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज
यानी बड़े ग्लासेस ने मैग्नीफाइड कर दिया उसके विजन को। सो दैट टू गिव हिम द अपीयरेंसेस ऑफ ए वाइज आउल। अच्छा, ताकि उसको एक ऐसा अपीयरेंस दे जो बुद्धि, वाइज आउल यहाँ पे बस कहना चाहता है किसी, कई बार ऐसे होते हैं ना जो चश्मिश पढ़ाकू टाइप के, उनको वाइज आउल ऐसे ही कह दिया जाता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तहत। सो अब आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है तो सबसे पहले ये पता लगाना होगा क्या ये गलत है। सो आप पता कर लेंगे कि गलत है, क्योंकि टू के बाद किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, राइट। सो ये भी इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट गया, सेकंड भी कट गया, फर्स्ट भी कट गया। फर्स्ट क्यों कटा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट में लिखा हुआ है सो दैट इट गिव्स, यानी ये प्रेजेंट में लेके चला गया है, जबकि सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। सो यहां पे है सो एज टू गिव, ये सही है आपका, ताकि, और टू के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है। सो हम इस ऑप्शन के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एंटोनियम यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द आपको बताना है, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट की मीनिंग क्या होती है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज कर देना। सो नजरअंदाज कर देना का विलोम शब्द क्या होगा, फेल तो नहीं होगा, ऑमिट मतलब जाने देना नहीं होगा, केयर करना हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मेन जो इसका आंसर केयर करना ही है। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, सो उसका एंटोनियम क्या होगा, हम उनका केयर करते हैं, ट्रस्ट नहीं होगा। आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला आपको इसे पढ़ना है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने अभी एसएससी के एग्जाम्स दिए हैं, सो जरा मुझे बताइए कि कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 2 आते थे पहले, इस बार मुझे एक दो ने कहा है कि सिर्फ एक ही फिल इन द ब्लैंक था। तो आप जरा बताइए एक बार कमेंट करके। और मुझे ये भी बताया गया है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो 2 आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक भी नहीं था, और कॉमन एरर जो 2 आते हैं वो 4 थे, ऐसा बताया गया है मुझे। और जो PQRS 2 आते थे वो भी सिर्फ एक ही आया था। सो अगर आप में से किसी को नॉलेज है सो आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिए कमेंट करके, थैंक यू। आगे देखते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज। अधिकारियों ने क्या किया कि ओल्ड बिल्डिंग को कुछ किया, क्या किया होगा, गिरा दिया गया होगा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन CGL से कॉपी किया गया है, यानी CGL 2020 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको वहां भी ये करवाया था। क्वेश्चन भी सेम है और आपके ऑप्शंस भी सेम थे। सो चलिए करिए, क्या होगा इसका, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज, पुल्ड ऑफ, पुल्ड अप, पुल थ्रू, पुल डाउन। सो नीचे गिराने के लिए हम यूज करते हैं पुल डाउन का। पुल डाउन का मतलब किसी को नीचे गिरा देना, सो पुल डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुली किसी प्रॉब्लम को कर जाना कंप्लीट। पुल अप का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना। पुल थ्रू का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी से होकर गुजरना पूरी तरीके से। अगला क्या है आपका, अगला है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, यानी नरेशन। सो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं क्या करना होता है। हमको सिर्फ ये देखना है और ये देखना है, 50% आपका आंसर इससे सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं हो बाई चांस तो उसमें फिर और एक दो होते हैं, जैसे लास्ट नाइट किस में कन्वर्ट होता है, आई किस में कन्वर्ट होता है, ये आई वाला है ना, इससे पता चल जाता है। मतलब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 में से ज्यादा 5 में जरूरत पड़ती है, ज्यादा, अदरवाइज 15 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेते हैं। सो इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा मुझे। आगे देखिए, द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था 2 यंग मैन, 2 यंग आदमियों को, बट लेकिन नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, लेकिन उनमें से एक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था रॉबरी के लिए। अच्छा देखिए, वैसे ये आसान है, आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट करके। वॉज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल, और चोरी किसी ने भी नहीं करी। जब चोरी किसी ने करी ही नहीं है तो हम उसको सिंगुलर के साथ लेके जाएंगे ना, प्लूरल के साथ क्यों लेके जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। आगे चलते हैं। अंडरलाइन ईडियम को आपको चूज करना है, सेलेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। सो
मेकअप विद यहाँ पे लिखा हुआ, यानी आपको बताना है मेकअप विद का मीनिंग क्या होता है। देखिए मेकअप विद ईडियम भी है और फ्रेजल वर्ब में भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है शांति स्थापित करना, लड़ाई झगड़ा कम करके, बंद करके ठीक ठाक से मतलब कामों को स्मूथली चलाना, मेकअप विद। सो अब या तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर दीजिए अगर आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, अदरवाइज आप इसको पढ़ भी सकते हैं। द फ्रेंड्स क्वेरल्ड सम टाइम एगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अप विद ईच अदर। सो मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टू सेटल देयर डिफरेंसेज। सो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला है हमारा सिनोनियम। सिनोनियम किसका बताना है हमें, हेराल्ड का। हेराल्ड का सिनोनियम हमें बताना है। सो हेराल्ड मतलब क्या होता है, देखिए हेराल्ड का मतलब होता है जो एक ऐसा साइन जो बता सके कि भविष्य में, नियर भविष्य में क्या होने वाला है। सो सप्रेस तो डेफिनेटली नहीं होगा, सफलता प्राप्त करना भी नहीं, हॉल्ट मतलब रुक जाना ये भी नहीं। सो इसका आंसर हो जाएगा अनाउंस। ये आपका राइट आंसर है। एक दो न्यूज़पेपर्स भी हैं, एक हेराल्ड के नाम से, जो कि जिसपे कांग्रेस पार्टी पे बहुत ज़्यादा केसेस भी हुए थे कि इन्होंने अपनी मीडिया ओपन करी है करप्शन के पैसों से। सो आगे देखिए अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। फ्रेग्रेंस, इंटरफेयर, अकस्टम्ड, टेम्पररी। फ्रेग्रेंस, अच्छा फ्रेग्रेंस में आप शायद गलती ढूंढ लेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि बच्चे इसको फ्रेग्रेंस पढ़ लेते हैं, कई बार इसको फ्रेग्रेंस पढ़ लेते हैं, तो उस सेंस में फिर आप इसका आंसर जो है 1 लगा सकते हैं, बट वो गलत होगा। फ्रेग्रेंस नहीं होता, फ्रेग्रेंस होता है। इंटरफेयर करना, अकस्टम्ड किसी चीज का आदी हो जाना, हैबिट में चले जाना। टेम्पररी की स्पेलिंग देखिए TEM, टेम्पररी में यहां पे POR होता है। सो ये वाला गलत हो गया हमारा, है ना। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट, मतलब अंडरलाइन पार्ट में यहां पे एनी मनी लिखा हुआ है। सो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं। प्लीज गिव मी एनी मनी। लेस मनी तो होगा नहीं, लिटिल मनी का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ये होगा नहीं। सो सम और एनी में क्या होता है, सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। सो यहाँ पे ना तो क्वेश्चन कर रहा है ना कुछ मना कर रहा है। जैसे बोल देता ना, यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक बट यू डोंट हैव एनी मनी, सो यू डोंट हैव एनी मनी, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी। सो नेगेटिव में एनी यूज हो जाता है, तो यहाँ पे एनी नहीं होगा, एनी की जगह क्या होगा, सम। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट दैट एक्सप्रेशंस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव। अब वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा इस वाले को भी बताने का आपको, क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता। यहां पे बस आपको ये देखना है विल बी इंस्टॉल्ड पैसिव वॉइस में है। सो विल इंस्टॉल हमें ढूंढना है। सो विल इंस्टॉल कहां पे है, विल इंस्टॉल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां से हम पता नहीं लगा सकते। सो वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा मतलब ये पहले ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है ना सेंटेंस, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से शुरुआत होगा। सो रिमोट एरिया विल इंस्टॉल नहीं, वाईफाई हॉटस्पॉट विल इंस्टॉल नहीं, द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, मतलब गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी ना। अब रिमोट एरिया तो इंस्टॉल करेगी नहीं, वाईफाई इंस्टॉल करेगी। सो सी इसका आंसर है। आप चाहें तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड को थोड़ा पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अगला है हमारा वन वर्ड। वन वर्ड सबसे आसान टॉपिक होता है इंग्लिश में, और क्या पूछा है इसमें, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर। आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो रिलेटेड हो सोल्जर्स से या वॉर से। सो पॉलिटिकल, मैरिटल, मैरिटल का संबंध होता है शादी से। ऑफिशियल नहीं, मार्शल, आप लोगों ने सुना होगा कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। सो ये आपका राइट आंसर है, जो कि जुड़ा हुआ है सोल्जर और वॉर से। मार्शल और मैरिटल दोनों की एक बार स्पेलिंग भी पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ताकि आपको आइडिया मिल जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनियम एंड द वर्ड गिवन इज रेस्ट्रिक्टिव। सो व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ रेस्ट्रिक्टिव? यू मे पुट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टिव।
तो रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल। सो थ्रिफ्टी तो नहीं होगा, इसका मतलब कंजूस होता है। क्लोज्ड मतलब बंद होता है, हमें तो एंटोनियम ढूंढना है ना। ब्रॉड मतलब होता है फैला हुआ, ये लग रहा है। और लिबरल का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने जनरस, उदारवाद, जो खुले विचार वाला। सो इसका जो आंसर है ना, ये लिबरल होना चाहिए, ना कि ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज को कंजस्ट करके रखना, और लिबरल का मतलब होता है ओपन कर देना, मतलब अपने किसी भी चीज, कोई लिमिटेशन को खत्म कर देना एक तरीके से। सो लिबरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। सो पढ़ते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए, बस यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। आगे आंसर, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिल जाता है। कई बार क्या होता है, अनलेस अनटिल के साथ शुरू में ही नॉट लिख के दे देता है, सेंटेंस बहुत लेंथी होता है। सो पूरा सेंटेंस पढ़ने से आपको कोई फायदा होगा ही नहीं, तो पढ़ना क्यों है। जब रूल बोलता है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, फिर उसमें क्या सोचना इतना। तो हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता है ए एंड बी, ए बी सी, तो उसमें फिर हमको देखना पड़ता, लेकिन यहां पर आपका सिंपल पहले में एरर है, तो आगे कुछ सोचना नहीं है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। ट्रीचरस, विसियस, पॉम्पस, लस्ट्रस। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, ट्रीचरस का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, ट्रीचरस, गद्दार, धोखेबाज, है ना, जो पीठ में छोरा खूब दे, ट्रीचरस। विसियस मतलब होता है थोड़ा कुचक्र टाइप का, खराब सी चीज। पॉम्पस का मतलब होता है थोड़ा दिखावा करना, तो इसकी स्पेलिंग अब हमें ढूंढनी है। अच्छा, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। देखिए, ट्रीचरस में आप टीचर की स्पेलिंग क्या होती है, TEACHER। सो ट्रेचरस की स्पेलिंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है, TREACHER। सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आर यहाँ पे लग गया है। सो TREA रहना चाहिए यहाँ पे। सो ये आपका एरर है, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आप यहां से याद रख लीजिएगा। अब हमारा आ गया है क्लोज टेस्ट। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करें और पॉज करके अच्छे से एक बार पढ़ लें, ताकि जब आप और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। ये 1 to 3 क्वेश्चन है और ये 1 to 5। आप चाहें तो पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट करिए मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें जरूर समझना चाहिए कि जो लोग हैं कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, नाम मात्र का इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, प्रेजेंटेड ओरली, जिसको जुबान से बोल करके प्रेजेंट किया गया हो तो उसमें लोग बहुत ही कम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। मैं थोड़ा कम पढ़ने पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं आई बिलीव कि आपने पॉज करके पढ़ लिया है। इसीलिए इट इज डैश पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, कि वो सोचें, वो रियलाइज करें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर वो लिसन्ड टू 3 or 4 टीचर्स डैश यू। सो इट इज क्या होगा, पहला पढ़ते हैं, इट इज अर्जेंट, इट इज इमटेरियल, अननेसेसरी या इंपॉर्टेंट। सो अननेसेसरी तो काट देंगे आप, इमटेरियल का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, बट अच्छे से करेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि आंसर जो है इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं ना कि कई बार क्या होता है कि जब जुबान से बोल करके कुछ प्रेजेंट किया जाए तो ज्यादा लोग नहीं पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर टीचर कि वो रियलाइज करें कि भाई स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स, कई बार लिसन्ड सुन चुके होते हैं, टू 3 or 4 टीचर्स डैश यू, आपसे पहले भी वो 3-4 टीचर्स को सुन चुके होते हैं। सो आफ्टर का तो सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी टीचर को पता है कि बाद में सुन चुके हैं तो पहले में तो वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना, जैसा यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को सुन चुके होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बिसाइड के साथ जाता, ये ज्यादा अच्छा आंसर होता, अगर इसकी जगह एस लग जाता तो। कई बार क्या होगा, बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे ना
तो वो बिसाइड को आंसर मार्क करके कह देंगे कि आ गया, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। सो अगर यहाँ पे एस लिखा होता तो मैं डेफिनेटली बिसाइड्स के साथ जाता, लेकिन यहाँ पर बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो के बगल में आंसर हो नहीं सकता। लेकिन जो इस चीज को ध्यान से नहीं देखेगा वो फिर आंसर करके निकल लेगा। बिफोर यू, बिहाइंड का तो कोई सेंस नहीं बन रहा। आगे देखिए, इसीलिए टीचर को कुछ प्रॉप्स यूज करने चाहिए, जैसे कि नोट्स हो गया, हैंड आउट्स हो गया, एंड स्लाइड्स हो गया, दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल डैश अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट वे विद दैम। पॉज करके आपने पढ़ा होगा तो आप समझ ही गए होंगे क्या चीज कहना चाहता है ये कह रहा है कि स्लाइड्स वगैरह बच्चों को दिखाने चाहिए ताकि जो उनका लर्निंग मटेरियल है वो कम अलाइव हो सके। बी अलाइव नहीं, स्टे अलाइव का कोई सेंस नहीं बनता, गो अलाइव नहीं, कम अलाइव। कम अलाइव का मतलब होता है एक्साइटेड रहना, पूरी तरीके से एकदम ऊर्जावान। कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि जो लर्निंग मटेरियल है वो बच्चों के लिए फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो सके, एंड स्टे दैट वे विद देम, और उनके साथ इसी प्रकार से ही हमेशा रहना चाहिए। ए विजुअल एड, विजुअल मतलब आप समझ ही गए, एड मतलब हेल्प। ए विजुअल हेल्प ए लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों के अटेंशन को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू, आगे चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू डैश is that अब determine, guess, realize, decide. So another important thing, जो और भी important thing to है वो long complicated sentences spoken fast are simply too difficult for a student to understand. ज़्यादा तेजी से बोला हुआ, फास्ट बोला हुआ जो सेंटेंस है वो बच्चे नहीं समझ पाते। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिटरमाइन, गैस, रियलाइज, समझने की जरूरत है ना। यहां से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इट इज देयरफॉर, इसीलिए डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली, इसीलिए बाकी लंबा चौड़ा खींच करके छोटे से सेंटेंस में ही कोशिश करनी चाहिए बताने की। सो देयरफॉर, इसीलिए, डैश, इसीलिए, इट इज, यह है, डैश टू, यह क्या है, एडवाइजेबल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, क्रिटिकल। क्रिटिकल तो निंदक आप लगाएंगे नहीं, अब मैंडेटरी होगा तो कंपल्सरी क्यों नहीं होगा। आप कंपल्सरी नहीं कर सकते ना भाई, कंपल्सरी आपको ऐसा ही करना है। आप इसमें जो सेंस है वो एक एडवाइस का सेंस दे रहे हैं कि भाई टीचर पे कोई हेडमास्टर या उस फर्म का बॉस तो नहीं बोल रहा ना, कि ये सारे जो सेंटेंसेस है उसका बॉस तो नहीं सुना रहा हमको जो बोलेगा कि इट इज कंपल्सरी और मैंडेटरी। ये तो एक जनरल सेंस में बताया जा रहा है कि बच्चे नहीं समझ पाते कई बार, इसीलिए टीचर्स के लिए एडवाइस है कि उनको शॉर्ट सेंटेंस यूज करने चाहिए बजाय के लंबा खींचने के। सो दोस्तों, ये था हमारा एसएससी CHSL 5 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का पेपर नंबर 21। नेक्स्ट क्लास हमारी कल हो जाएगी पेपर नंबर 22 के साथ, जो कि 6 अगस्त की ही होनी चाहिए। सो आपको ऑल इन ऑल क्या करना है, आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है मैथ्स बाय आशीष सर को, और इसके अलावा टेलीग्राम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन और कोई PDF वगैरह होती है तो वहां मिल सके। तो चलिए लेक्चर को आज यहीं स्टॉप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।